डीमन स्लेयर की दुनिया में ना कुछ दानव ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने रूह कंपा देने वाली पर्सनालिटी से जाने जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही दानव डोमा के उस खालीपन की गहराई में उतरने वाले हैं जो उसे शायद सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डोमा कोई ऐसा वैसा दानव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 12 कज़ुकी के अपर मून 2 की, मतलब मुजान की पूरी फौज में सबसे ताकतवर और खतरनाक दानवों में से एक। ये रैंक उसे सिर्फ कुकुशिबो और खुद दानवों के राजा मुजान से ही नीचे रखता है। जरा सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा तक इस रैंक पर टिके रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनगिनत दानव स्लेयर्स की हार और उनकी खत्म होती उम्मीदें। और यही सवाल डोमा को इतना डरावना बना देता है। उसकी असली ताकत उसकी क्रूरता नहीं है, बल्कि उसके अंदर का वो गहरा ठंडा खालीपन है। आइए इस किरदार के इस साइकोलॉजिकल राज को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले उसके उस मुखौटे पर नजर डालते हैं जो वो दुनिया को दिखाता है। एक मुस्कुराता हुआ बिल्कुल बेफिक्र चेहरा, जिसके पीछे एक बहुत ही शातिर और सब कुछ कैलकुलेट करने वाला दिमाग छिपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। वो बाहर से जितना फ्रेंडली और करिश्माई लगता है ना, उसकी हरकतें उतनी ही ज्यादा खौफनाक होती हैं। उसका बिहेवियर बिल्कुल एक चालाक शिकारी जैसा है, जो अपने शिकार को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाता है और फिर खत्म कर देता है। अब डोमा की जो भूमिका है ना, वो बड़ी अजीब है। मतलब वो एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा है। एक तरफ तो वो है अपर मून 2 और दूसरी तरफ वो इटर्नल पैराडाइज कल्ट नाम का एक पंथ चलाता है। और इस पंथ का इस्तेमाल वो बड़ी चालाकी से करता है। लोगों को, खासकर महिलाओं को ये यकीन दिलाता है कि वो उन्हें दुनिया के दुखों से बचा रहा है, पर असल में वो उन्हें बस अपना खाना बना रहा होता है। चलिए अब उसकी फिजिकल पावर पर आते हैं, यानी उसकी अनोखी और जानलेवा ब्लड डीमन आर्ट पर। उसकी ब्लड डीमन आर्ट को क्रायोकाइनेसिस कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है अपने ही शरीर से जानलेवा बर्फ पैदा करने की शक्ति। और ये कोई मामूली बर्फ नहीं है, ये इतनी जहरीली है कि अगर कोई इसकी हवा में सांस भी ले लेना तो उसके फेफड़ों के सेल्स पल भर में गलकर खत्म हो जाएंगे। और वो इसमें कितना माहिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। वो अटैक के लिए बर्फ के नुकीले भाले बना सकता है, खुद को बचाने के लिए बर्फीले दीवारें खड़ी कर सकता है, और तो और अपने बर्फीले क्लोन तक बना सकता है जो बिल्कुल उसकी तरह लड़ते हैं। वो बैटलफील्ड को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। उसकी ताकत को ठीक से समझने के लिए उसकी तुलना करते हैं अपर मून 3 अकाजा से। देखिए, अकाजा खुद एक बहुत ही पावरफुल दानव है, लेकिन डोमा उससे भी ज्यादा तेज और ताकतवर है। अकाजा की खासियत क्या है? वो दुश्मन की फाइटिंग स्पिरिट को महसूस करके लड़ता है, लेकिन डोमा जो कुछ महसूस ही नहीं करता, उसके पास कोई फाइटिंग स्पिरिट है ही नहीं। और यही बात उसे अकाजा का एक नेचुरल और लगभग अजेय दुश्मन बना देती है। पर डोमा की असली ताकत उसकी बर्फीली शक्तियों में नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के अंदर बसे उस गहरे खालीपन में है। चलिए जरा उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। डोमा को मेडिकली एपैथी नाम की एक कंडीशन से पीड़ित बताया गया है, यानी भाव शून्यता। इसका मतलब ये है कि वो जन्म से ही किसी भी तरह की इंसानी भावना को महसूस करने में नाकाम था। प्यार, नफरत, डर, ये सब उसके लिए सिर्फ शब्द हैं जिनका कोई असली मतलब नहीं है। उसकी पर्सनालिटी में एक साइकोपाथ के सारे क्लासिक लक्षण दिखाई देते हैं। वो चार्मिंग है, लेकिन ये सब एक दिखावा है, जैसा हम उसके कल्ट में देखते हैं। उसमें एम्पैथी या सहानुभूति की पूरी तरह से कमी है, और वो दूसरों को सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने का एक जरिया समझता है। ये उसकी बिगड़ी हुई सोच को साफ दिखाता है। वो सच में ये मानता है कि लोगों को मारकर वो उन पर कोई एहसान कर रहा है, उन्हें एक बेकार और बेमतलब की जिंदगी से आज़ाद कर रहा है। ये एक ऐसी खतरनाक सोच है जो उसकी हर खौफनाक हरकत को सही ठहराती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये खालीपन आखिर आया कहाँ से। उसकी कहानी एक इंसान के तौर पर शुरू होती है। डोमा का बचपन भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसकी इंद्रधनुषी आंखों की वजह से उसके माता पिता ने उसे एक देवता मान लिया और उसके आसपास एक पूरा पंथ खड़ा कर दिया। लेकिन इस दिखावे के पीछे वो अंदर से बिल्कुल खाली था। जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को पिता की हत्या कर खुदकुशी करते देखा तो उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसे बस कमरे में फैले खून के धब्बों की चिंता थी। इसलिए जब मुजान ने उसे एक दानव बनने का ऑफर दिया तो उसने बड़ी आसानी से उसे मान लिया। ये उसके लिए बस एक नेचुरल अगला कदम था।
अब देखते हैं कि इन सभी चीजों ने मिलके उसके अंत की कहानी को कैसे अंजाम दिया। डोमा का अंत तब शुरू हुआ जब उसका सामना हुआ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोच्चो से। ये लड़ाई बहुत पर्सनल थी क्योंकि डोमा ने ही सालों पहले शिनोबु की बड़ी बहन कानाए को मारा था। शिनोबु बस बदला लेने के लिए ही जी रही थी। शिनोबु जानती थी कि वो ताकत के मामले में डोमा को कभी नहीं हरा सकती, इसलिए उसने एक बहुत ही जीनियस और आत्मबलिदान वाली योजना बनाई। महीनों तक उसने अपने शरीर में जानलेवा विस्टीरिया जहर की थोड़ी थोड़ी डोज लेना शुरू किया, जब तक कि उसका पूरा शरीर एक चलता फिरता जहरीला हथियार नहीं बन गया। उसने जानबूझकर डोमा को खुद को खाने दिया, ये जानते हुए कि उसके शरीर में मौजूद जहर उसे अंदर से ही पिघला देगा। ये एक ऐसा बलिदान था जो सिर्फ गहरी नफरत और मजबूत इरादे से ही मुमकिन हो सकता था। शिनोबु का बलिदान काम कर गया। जहर ने डोमा को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी असाधारण हीलिंग पावर भी धीमी पड़ गई। इससे कनाओ और इनुसुके को वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी, और उन्होंने मिलकर आखिरी वार कर दिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। मरते मरते डोमा ये दावा करता है कि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास हुआ, और वो भी शिनोबु के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सच्ची भावना थी? क्या मौत के इतने करीब आकर